डू प्लीज कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। शुक्ला जी बैठिए। थैंक यू आपका माध्यम हिंदी है कि अंग्रेजी है? सर। हिंदी। हिंदी है। बटन बटन खोल के आप आराम से बैठिए, कोई ये मतलब कुश्ती नहीं लड़ने वाले हैं हम आपके संग। यू आर वेरी इम्प्रेस्ड, योर डैड इज वेरी इम्प्रेसिव। यू हैड टू, मतलब आपको अपना जो शिक्षा थी वो स्थगित करनी पड़ी थी 12वीं के बाद, क्योंकि शायद निश्चित रूप से आपको नौकरी करने की व्यवस्था थी, और तब से अब तक आप लेखपाल के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें एक परेशानी और है कि वो जिस स्तर पर काम करता है उसको फुर्सत बहुत कम मिलती है, मतलब खसरा खतौनी से और अपने राजस्व के काम से। तो मेरे ख्याल में आपका बहुत ही प्रशंसनीय है कि उसके बाद आपने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से बीए भी किया और फिर अब आप इसमें लगे हुए हैं, और ये आपका शायद दूसरा प्रयास है ना? सर। तो पहले प्रयास में क्या हुआ था बताएंगे? सर पहले प्रयास में इंटरव्यू तक मैं किया था। इंटरव्यू तक गए थे? यस सर। तो कितने नंबर मिले थे आपको? सर 151। कम मिले थे थोड़ा, मेरे ख्याल में आपके संग शायद पूरा न्याय नहीं हो पाया था, या मतलब उस समय कौन सा वर्ष था वो? सर पिछला वर्ष 2020। और उसमें आपको कोई आपको संस्तुति आपकी किसी नियुक्ति के लिए नहीं हुई थी? नो सर। तो उसका आपके दिमाग में क्या कारण आपको लगता है? आपके जो अंक थे वो कैसे थे, वैकल्पिक विषय वगैरह में थे? सर वैकल्पिक विषय में कुछ अंक कम थे और GS1 और GS3 में कुछ अंक कम थे। मतलब नीचे सब कबाड़ा हो चुका था, तो Yes, ऊपर कितने भी नंबर आते तो परेशानी रहती। Yes, sir. अच्छा चलिए, हम इस बार आशा करते हैं कि आपने उससे अच्छा किया है, और आपकी एक तो आप इतना परेशान ना हो, कुर्सी से आप हत्थे से हाथ हटा लें, चाहे ऐसे रख लें, कुछ करें, मतलब स्वाभाविक रूप से बैठे, तो ये हो मतलब ये ऐसे कर लीजिए, हाथ ऐसे कर लीजिए, और ऐसे ऐसे ना करिएगा, बस बाकी आप आराम से रहिए। तो देखिए, ऐसा है कि जो कुछ चीज़ें आपको तैयार होने की ज़रूरत है, चूँकि आप लेखपाल के रूप में काम कर रहे हैं और आपकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 12वीं के बाद आपने काम शुरू कर दिया था, तो आपके पक्ष में एक बात जाती है कि जब आप जाते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के चक्कर में, तो आपका लगता है साफ साफ कि ये झूठा सर्टिफिकेट नहीं है। जो लड़का 12वीं के बाद नौकरी करने के लिए विवश हुआ है और वो लेखपाल के पद पर, तो निश्चित रूप से उसकी ज़रूरत थी, और चूंकि उसकी महत्वाकांक्षा आगे जाने की थी, तो आपने फिर समय निकाल कर किसी तरह ओपन यूनिवर्सिटी से बीए भी अच्छे अनुभव से किया है। तो ये आपके पक्ष में बात जाती है। और अभी आपका इतनी उम्र नहीं बढ़ी है कि बोर्ड वाले सोचें कि यूपीएससी कि आपको ढाला नहीं जा सकता है, बल्कि लेखपाल के रूप में कार्य करना आपके पक्ष में जाता है कि आपने दूरवा जड़ों पर, ग्रास रूट्स पर जो राजस्व का काम होता है वो देखा है, और आपको एक जानकारी सरकारी प्रशासन की और जो इंटरफेस होता है कि जब जनता का साक्षात्कार होता है आपको है। मगर उसके बाद आप अपने आप पर हैं, उसके बाद आपकी कोशिश मेरी समझ में रहनी चाहिए कि आपको कम से कम 180 के आसपास नंबर साक्षात्कार में मिले। आप अपना जो भी प्रभाव छोड़े बोर्ड पर, वो ये छोड़े कि ये लड़का होनहार है और उसको मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका इंटरव्यू कब है, पहले बताइए। 27 अप्रैल। 27 अप्रैल को है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मगर हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक बार जा चुके हैं यूपीएससी के सामने। तो आपको पता है कि वहाँ किस तरह के सवाल होते हैं, बोर्ड किस तरह बैठा होता है, आचरण आप कैसे करते हैं, क्या पहन के जाएं, क्या खाएं, क्या पिए, ये सब हम आपको नहीं समझाएंगे, ये आप एक बार कर चुके हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी जो ड्राफ्ट में चीज़ें लिखी हुई है उसमें किस किस से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। गोरखपुर पर सवाल पूछे जा सकते हैं, योगी आदित्यनाथ पर सवाल पूछे जा सकते हैं। आप कहाँ काम कर रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में? गोरखपुर में। गोरखपुरी में कर रहे हैं, तो वहाँ की गोरखपुर की जो स्थानीय समस्याएं हैं, जातिगत समीकरण है, सांप्रदायिक समीकरण है, उस सबकी बात हो सकती है। और चूंकि आप राजस्व का काम कर रहे हैं, तो आपसे राजस्व विषयक सवाल भी पूछे जा सकते हैं। मगर उसके अलावा जो पूरा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसकी सांस्कृतिक विरासत, उसके बारे में सामान्य जानकारियाँ, क्यों बीमारू राज्यों में उसकी गणना होती है, आज उत्तर प्रदेश कहाँ है, और आप ने जो कुछ पढ़ा लिखा है उसके अनुसार जो दुनिया में हो रहा है उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अगर इतना आप तैयारी पुख्ता कर लेंगे तो आपको मेरे ख्याल में शुक्ला जी कष्ट नहीं होगा। मैं इनसे अनुरोध करूँगा अपने सहयोगी से मानने कि वो आपसे कुछ सवाल पूछे बुनियादी। आपने हिस्ट्री भी पढ़ा है? यस सर। और आप लेखपाल के तौर पर काम कर रहे हैं। यस सर। तो हिस्ट्री और इस एरिया से एक सवाल पूछूंगा। अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह और अकबर, तीनों ने लैंड रिकॉर्ड्स को ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए थे? सर सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रिकॉर्ड को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि उनके समय में कृषि से कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन बहुत कम था, तो उसके लिए उन्होंने तकावी ऋण की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी तकवी।
सर जहाँ तक मेरी जानकारी है सर। और फिर दूसरा ये था कि सर उसने सर जो दोआब में कर की व्यवस्था की थी, दोआब में किसानों को सुविधाएं दी और उसके साथ साथ दोआब में कर की व्यवस्था शुरू की थी। दीवानी मुस्तखराज क्या है? सॉरी सर। चलिए बोलते रहिए सर उसके बाद शेरशाह सूरी ने पहली बार कृषि में जमीन का बंटवारा तय किया कि किस जमीन से कितना कर लिया जाएगा। उसने 4 भाग में जमीनों का बंटवारा किया। उसके बाद उनकी उपज के आधार पे उसने कर की व्यवस्था को सुदृढ़ किया। अकबर के समय पे 10 साला पद्धति की शुरुआत की, जिनमें वो पिछले 10 साल में कैसा उत्पादन रहा है कृषि का, उसके हिसाब से वो कर व्यवस्था को सुदृढ़ किया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में लैंड रिकॉर्ड्स रेगुलराइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं? सर पोस्ट इंडिया के बाद सर सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन किया गया कि जमींदारों का लैंड रिकॉर्ड्स के लिए। ओके सर, लैंड रिकॉर्ड्स के लिए सबसे पहले सर सॉरी सर बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि अभी हाल क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेड है, ये पूछा जा सकता है। हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी के बारे में आपने सुना है? नो सर। अच्छा, आप चेस खेलते हैं यस सर। है ना? तो एंशिएंट इंडिया में चतुरंग का उल्लेख है, यस सर। सुना है आपने? यस सर सुना कब पहली बार? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा चलिए आईआर पे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, कहां तक वो जिम्मेदार है पाकिस्तान और श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके लिए? सर चाइना और पाकिस्तान और श्रीलंका में जो वर्तमान के संकट है उसके लिए सिर्फ चीन की डेट ट्रैप पॉलिसी ही जिम्मेदार कहां है। तक? सर चीन की डेट ट्रैप पॉलिसी एक स्तर तक जिम्मेदार है, क्योंकि इन दोनों देशों ने पाकिस्तान ने आईएमएफ के बेलआउट के साथ साथ बहुत भारी मात्रा में चाइनीज निवेश को स्वीकार किया, जो कि ऋण के रूप में निवेश है, जो उनकी इकोनॉमी को उसकी प्रोडक्टिविटी का पाकिस्तान पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। और श्रीलंका के साथ सॉरी सर कोई बात। सबऑल्टर्न हिस्टोरियंस कौन है? मतलब सर सबऑल्टर्न हिस्टोरियन ऐसे इतिहासकार हैं जो कि किसी सर निचले स्तर से इतिहास का क्या व्यवस्था रही है उसको, वो राजा के स्तर से इतिहास न देखने की बजाय वो प्रजा और लोगों के हिसाब से इतिहास को देखने की। प्रजा और लोगों के इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या माना गया है एंशिएंट और मिडिवल इंडिया में? सर उसके लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जा सकता है जो यात्री रहे हैं, उनकी डायरियां रही हैं उनकी। ठीक है मिस्टर शुक्ला, एक रोचक बात आपने यहाँ लिखी हुई है कि कंपोजिंग पोएट्री, तो राइटिंग पोएट्री और कंपोजिंग पोएट्री में क्या अंतर होता है? कंपोज करना और लिखना, क्या अंतर क्या है? आपने कंपोजिंग पोएट्री से आपका क्या तात्पर्य रहा जब आपने यहाँ सर राइटिंग पोएट्री ही है उसका। नहीं, आपने यहाँ लिखा हुआ है कि कंपोजिंग एंड रीडिंग हिंदी पोएट्री। सर कंपोजिंग का मतलब यही हुआ कि मैं हिंदी कविताएं लिखता हूँ। तो लिखना क्यों आपने क्यों लिखा कि राइटिंग क्यों नहीं लिखा? सर ऐसा मतलब मैं अपने सीनियर से पिछले साल भी मैंने ये डैफ में लिखा था, तो मैंने उनसे बात अरे किया था। सुनिए, यही तो अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारना है। वो जो आपके सीनियर थे वो आईएएस में क्वालिफाई कर गए? ये सर वो पिछले 2019 बैच के आईएएस थे, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने ऐसा बताया कि कंपोजिंग हिंदी पोएट्री लिखी। अब वो तो गए आईएएस में हो गए, वो बच के तो निकल गए, लेकिन देखिए कंपोजिंग जब बात हम कहते हैं तब ये मान कर चलते हैं कि उसमें छंद और मीटर, राइम और मीटर उसमें होंगे। लेकिन जो आधुनिक काल की जो हिंदी कविता है विशेष तौर पे, जैसे वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, चाहे या फिर जो छंद मुक्त जो काव्य हैं, फ्री वर्स पोएट्री जिसको कहते हैं, तो उसके लिए कंपोजिंग वहां आती थी जहां पर कि तुक और छंद को लेकर काफी ज्यादा विचार और उस पर काफी ज्यादा उस पर परिश्रम किया जाता था। तो राइटिंग पोएट्री काव्य की सारी विधाओं को अपने में समाहित कर लेता है, तो इसलिए वो बेहतर शब्द है। तो आपसे अगर कहीं किसी ने प्रश्न पूछ दिया तो उस समय जैसे आपके जो मित्र थे जिन्होंने बताया, तो उनसे ना पूछा, बात निकल गई, आई गई हो गई, तो इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए। और इसका तर्क संगत उत्तर अभी भी ये है कि यदि छंद मुक्त कविता भी आप लिख रहे हैं तो उसमें बिंबों का संयोजन होता है, शब्द चित्रों का संयोजन होता है। मुक्त छंद कविता में भी एक लय होती है, तो तब आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि कविता कंपोज होती है। कंपोज इसलिए होती है कि आपके दिमाग में एक विचार था, उससे एक शब्द चित्र उभरता था,
एक लयात्मकता है, एक गीतात्मकता है। जैसे आपने कहा वह तोड़ती पत्थर, मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर, तो इसमें तो तुक भी हाँ, है है। और इसमें मंदिराला की अनेक कविताओं में नहीं भी है, नहीं छंद भी है, मुक्त भी है। बिल्कुल। तो अगर जो छंद मुक्त कविताएं भी हैं उनमें भी एक तत्व होता है जिसमें शब्द चित्रों का संयोजन होता है। तो आप अपने इस लिखे को आप तो मिटा नहीं सकते, नहीं मिटा सकते। ये तो कपाल लिखतम है। तो अब आपके मित्र तो गए, वो तो ट्रेनिंग करके कहीं नौकरी कर रहे होंगे, अब ये मौका आपको है नहीं उनसे पूछिए कि तुमसे ये सवाल पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। आपने बिल्कुल सही बात की, वो तो बच के निकल गए किसी तरह से, मगर आप फंस सकते हैं इसमें। मान के चलिए कि आप भी बच के निकल जाएंगे। अच्छा, एक चीज और बात बताइए, एक अंतिम बात की, अचानक सारी दुनिया की उत्सुकता एक चीज की तरफ बढ़ी है कि गोरक्षनाथ और ये जो संप्रदाय है यह क्या है और यह किस तरह से विशेष या विशिष्ट या किस तरह से अलग है जो सनातन धर्म या जैसे आर्य समाज या दूसरे अन्य जैसे कई हमारे हिंदू धर्म की मुख्य धारा जिसे हम कहते हैं तथाकथित मुख्य मुख्य धारा धारा, कीजिए। उससे गोकर्ण जो गोरखनाथ का उसका क्या संबंध है, किस तरह संप्रदाय। से है, और अगर आपको ये बात 30 सेकंड 40 सेकंड में बतानी हो। सर हिंदू धर्म से इतर सर गोरखनाथ संप्रदाय में, सर गोरख संप्रदाय में हिंदू धर्म की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ गोरक्षनाथ या ये कौन थे और ये किस तरह इसका से क्या संबंध? गोरखनाथ का जो जैसे मंदिर जैसे ही जाता है, एक विदेशी पर्यटक जाएगा, आपसे पूछा और आपके पास 1 मिनट में जल्दी से कुछ बताना है उसको, तो क्या बताएंगे? सर या कोई अनभिज्ञ भारतीय ही वहां पहुंच जाता है, आप वहां के रहने वाले हैं, आपसे पूछा, आप क्या बताएंगे? सर गोरखनाथ मंदिर गोरख जी के गोरख जी कौन है? अरे वहीं से तो बात शुरू हो रही है, आप तो गोरख धंधा बना रहे हैं। गोरख जी अगर आप कह रहे हैं तो फिर वही तो गोरखनाथ होंगे ना। सर अब उनके नाम के 2 हिस्से हैं, गोरख और नाथ। गोरक्ष और नाथ, नाथ शब्द से कोई चीज आपको याद आती है? सर नाथ से नहीं सर, गोरखनाथ नाथ यार संप्रदाय के बारे- कनफड़ा नाथ संप्रदाय है। नहीं सुना है नाथ संप्रदाय के बारे में। गोरखपुर के आप रहने वाले हो, गोरखनाथ में आपने नाथ संप्रदाय नहीं सुना है? सर नाथ संप्रदाय के बारे में सुना है, लेकिन सर ये नहीं जानते थे कि कनफटा योगी, उनके कर्ण क्यों मुछिद्र होते हैं और कनफटा योगी क्यों कहते हैं, मछेंद्रनाथ का क्या रोल था, गोरखनाथ उनके शिष्य थे तो किस तरह का, ये पूरी एक जो अवधारणा किस तरह से और develop हुई, शैव संप्रदाय के साथ उसका क्या क्या संबंध संबंध है? है, संक्षेप में जानना तो चाहिए। ये सर क्योंकि देखिए पहले भी उतना ही महत्वपूर्ण था, लेकिन अब कुछ इस तरह से राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य ऐसे बदले हैं कि ये थोड़े उत्सुकता का विषय हो सकता है। किसी ने पूछ दिया तो गोरखपुर के एक निवासी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी से एक उम्मीद तो लगाए बैठेंगे कि कुछ आप इसके बारे में प्रकाश डालें, तो इस तरह से अनभिज्ञ नहीं रह सकते। आपके पास जो भी समय बचा हो, जिन बिंदुओं पर बात हो रही है उन पर निश्चित रूप से जाकर आप उस पर ध्यान दें। ठीक है, कविता लिखी जाती है कि कंपोज की जाती है, ये अपने आप में एक समीचीन प्रश्न है। तो गोरखनाथ के बारे में जो बात हो रही है, तो इन सब बिंदुओं पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके धन्यवाद। केदार, आप लेखपाल की मतलब व्यवसाय कर रहे हैं आजकल, नौकरी कर रहे हैं, क्या है आपका जॉब प्रोफाइल, क्या करते हैं आप? सर मैम लेखपाल गांव ग्रामीण स्तर पर भूमि से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका समाधान करता है, भूमि रिकॉर्ड को रखने का काम होता है, और फसलों के क्या उत्पादन चल रहा है, कौन सी फसलें बोई जा रही हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं। 2016 से लेके अब तक 6 सालों में क्या आपकी पोस्टिंग गोरखपुर ही रही है? यस मैम। पूरे 6 साल? यस मैम। तो क्या देखा आपने, क्या रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन के लिए कोई काम किया? कितना रिकॉर्ड्स आपके डिजिटाइज हैं गोरखपुर में, लैंड रिकॉर्ड्स? मैम लैंड रिकॉर्ड्स में खतौनी में जो होती है वो जिसे रिकॉर्ड ऑफ राइट कहते हैं वो पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चुकी है। खसरा जो कि प्रत्येक साल अपडेट होता है उसका पिछले साल से शुरू हो चुका है, उसको भी अपडेट करना। नक्शे अपडेट हो चुके हैं, और स्वामित्व योजना के तहत जो आबादी की जमीनें थी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था उनको भी अपडेट किया जाने लगा है। आप ने 6 साल में कोई ऐसा चैलेंजिंग इंस्टेंस कभी आपके साथ हुआ हो इस जॉब के दौरान जिसने आपको काफ़ी कुछ मतलब इन्फ्लुएंस किया हो या आपको कुछ और शिक्षा दी हो जिससे आपने काफ़ी कुछ सीखा हो? यस मैम। मैम एक बार मैं तहसील दिवस थाना दिवस के दिन थाने पे गया था, अपने बेलीपार थाने पे। उस थाने पे एक महिला आती है और वो मुझसे कहती है कि साहब अब मेरा पेंशन नहीं आ रहा है। तो मैंने उससे कहा कि एक लेखपाल जो है वो आपके आय प्रमाण पत्र बना सकता है, आपका जाति प्रमाण पत्र मैं बना दूंगा और आप आवेदन करा दीजिएगा, उसके बाद मैं उस पर रिपोर्ट लगा दूंगा अपनी, तो आपको पेंशन मिल जाएगा। लेकिन
उस महिला का ये था कि नहीं सब आप ही पेंशन हमारा दे दीजिए, आप ही से हो जाएगा। फिर उस महिला को समझाने में काफ़ी समस्याएं आई, उसको समझाया गया, फिर ग्राम प्रधान को बुलाया गया, तो ग्राम प्रधान से कहा गया कि आप इनका आवेदन करा दीजिएगा, ये आवेदन लगेंगे, ये कागज़ चाहिए। तो उनको बताया गया कि, तो उसके बाद ग्राम प्रधान ने उस महिला का आवेदन कराया और वर्तमान में उसे पेंशन मिल रहा है। पर आज भी देखा गया है, जब भी ग्राउंड रियलिटी पे जब हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं या जो कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो या तो ग्राम प्रधान के जो रिश्तेदार हैं या ग्राम प्रधान के जो जाने पहचानने वाले हैं वो उनके उम्र ज़्यादा कंसंट्रेट होती हैं एज कम्पेयर टू, ना ही उसका इक्विटेबल उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। क्या आपने ऐसा महसूस किया है? मैम ऐसा कुछ मामलों में होता है कि जैसे ब्लॉक से जो भी योजनाएं चलती हैं उनमें प्रधान का काफ़ी हस्तक्षेप होता है, लेकिन उसके बाद भी वर्तमान में जैसे अधिकांश योजनाओं के तहत डीबीटी की प्रथा है और उसके बाद जैम ट्रिनिटी के द्वारा सीधे लाभकारी के खाते में चीज़ें पहुंचा दी जाती हैं। तो इसलिए वर्तमान में ये व्यवस्था बहुत हद तक कम हुई है कि प्रधान या उसके सहयोगियों का ही कार्य हो रहा है। आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे? यस मैम। सोशियोलॉजी से आप क्या समझते हैं? मैम समाज में घटित हो रहे बदलाव और उन बदलावों के क्या कारण रहे हैं और उन बदलावों ने आगे जाकर क्या और बदलाव को की पृष्ठभूमि तैयार की है, इसका अध्ययन सोशियोलॉजी। कास्ट सिस्टम के बारे में आपका क्या विचार है? क्या वो आज की तारीख में भी, आज के आधुनिक काल में भी वो क्यों रेलिवेंट है? मैम कास्ट सिस्टम एक श्रम विभाजन जैसी व्यवस्था को बनाए रखता है और जो कि वर्तमान में उसकी उपयोगिता बहुत हद तक खत्म हो चुकी है और इसलिए वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता कम हो चुकी है। और क्या वाकई में उपयोगिता कम हो गई है? आज भी जो इलेक्शन है वो कास्ट के उस पर लड़े जाते हैं, आज भी वोट कास्ट के ऊपर हो रहे हैं, आज भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उतनी ही कहीं ना कहीं आज भी प्रिवलेंट है, अगर उतनी नहीं तो आज भी है। तो आप किस बेस पे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं शुक्ला जी कि कास्ट जो है वो उतना रेलिवेंट नहीं है आज के टाइम में? शुक्ला जी, आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आप ईडब्ल्यूएस क्लेम कर रहे हैं। आपको ईडब्ल्यूएस क्लेम करने की जरूरत ही इसलिए पड़ रही है कि आरक्षण सरकारी नौकरियों में कास्ट बेस्ड है और यावत चंद्र दिवाकर वो चलता जा रहा है, समय बाधित नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा है जो दलितों के प्रति उत्पीड़न है उसकी संख्या बढ़ रही है? न केवल दलितों का, अनुसूचित जातियों जनजातियों का प्रॉब्लम, यदि आप नियामगिरी कांड ध्यान में रखें तो उनके जो अधिकार हैं वनवासियों के वो खतरे में हैं। तो आप कैसे ये मानकर चल रहे हैं कि कास्ट इरेलीवेंट है आज या कम हो गई है? बल्कि हम मुझे लगता है कि जनतांत्रिक चुनावी राजनीति में और विकट हो गई है और विकराल हो गई है। सर कुछ मामलों में ये व्यवस्था है कि कास्ट सिस्टम जो है वो चुनाव और वोट बैंक की राजनीति को प्रभावित करता है, लेकिन वर्तमान में विकास के नाम पे भी काफ़ी सारे वोट मिल रहे हैं, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट को हो या फिर पंजाब में उनका दिल्ली मॉडल को लेके वोट मिला हो, या फिर सर दूसरी तरफ ये है कि कास्ट को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको लेके वर्तमान में जागरूकता बढ़ी है। अगर किसी के प्रति कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और SC ST एट्रोसिटी। हाथरस कांड अगर आपको याद आए, याद आ रहा है आपको हाथरस कांड? या आपको सेंगर साहब का दुष्कर्म याद आ रहे हैं? तो उसमें कहाँ ये आपकी बात प्रमाणित हो रही है कि काम हो रहे हैं, इसका उत्पीड़न का वो होता है? वो कर्नाटक हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो बिहार हो, वो पंजाब हो, दिल्ली एक अपवाद आप कह सकते हैं, मगर दिल्ली में भी उदाहरण ढूंढे जा सकते हैं यहाँ भी कि बिल्कुल जातिगत पूर्वाग्रह से मुक्त होकर मतदान दिल्ली में हो रहा है। आपके पक्ष में कहना थोड़ा कठिन है। एनीवे छोड़िए इसे। मेरा आपसे आखिरी सवाल, आप अगर कल को गोरखपुर में ही DM लगते हैं तो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए आपकी 3 प्रायोरिटीज क्या होंगी? गरीबी हटाओ। मैम गरीबी, गोरखपुर में जो गरीबों की संख्या है वो अधिकांश ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि गोरखपुर की ज़्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में, लगभग 81% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। तो ग्रामीण और सरकार की वर्तमान में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं गरीबी उन्मूलन के लिए। तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि गोरखपुर में जितनी भी योजनाएं चल रही हो उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। दूसरे स्तर पे मेरी ये प्राथमिकता होगी कि गोरखपुर में जो संभावनाएं हैं, कि गोरखपुर में पर्यटन से संबंधित संभावनाएं हैं, एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर से संबंधित संभावनाएं हैं और गीडा के द्वारा इंडस्ट्री की संभावनाएं हैं, उन पे प्रयास किया जाएगा।
और तीसरे स्तर पे मैम फूड सिक्योरिटी की एक उन तक फूड और न्यूट्रिशन फूड की उपलब्ध कराने की मेरी प्राथमिकता होगी। धन्यवाद। थैंक यू। कुछ बताना चाहेंगे आप इन्हें? पहले तो आप लेखपाल हैं, मतलब मेरा सजेशन है, सवाल तो हाँ मैं जी, पूछ बिल्कुल। चुका हूँ। नहीं, कंफर्टेबल सजेशन हो में कह जाए, रहा हूँ। पानी पीना है तो आप पानी पी सकते हैं। That's okay. जैसे मैडम आपकी ने गली भी में आपसे फांसी का पूछा- फंदा बनी हुई थी, अच्छा, दिक्कत हो रही थी आपको? यस सर, तभी तो वो इंटरव्यू समाप्त होती है, फांसी का फंदा ढीला कर दिया। सर वो बोलने में दिक्कत हो रही थी। अच्छा, यस सर। थोड़ा बड़ा कॉलर वाला कमीज। थोड़ा ढीला कॉलर ले लीजिए, बटन लगा लीजिए और अभ्यास कीजिए आज से तब तक रोज टाई पहनने का, ताकि आपको ये असहज न महसूस करें। चलिए, देखिए आप लैंड रिकॉर्ड्स में क्या स्टेप्स लिए गए हैं, थोड़े स्पेसिफिक आपको जवाब देने होंगे। मैडम ने भी पूछा आपसे, मैंने भी पूछा, तो मेरे को लगा कि शायद हो सकता है आपको पता हो, लेकिन आपके जवाब मतलब एक एस्पिरेंट की तरह थे। आप जब सर्विसेज में कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपके टू द पॉइंट जवाब होने चाहिए। वो अच्छा लगा जो वाकया आपने बताया कि एक औरत आई, लेकिन शायद आपको इतना बोलने का मौका मिलेगा नहीं, कि इतनी देर आप शायद बोल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए जब भी आपको मौका मिलता है तो एक दो पॉइंट में आपको बता देने होंगे। उसके बाद मेरे को लगा कि आपको इंटरनेशनल अफेयर्स, डोमेस्टिक इश्यूज पर थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। आपका इंटरव्यू का समय अभी है शायद, कब है आपका इंटरव्यू? सर 27 अप्रैल है एक पखवाड़ा, करीब करीब पखवाड़ा तो नहीं है। हाँ, फिर गोरखनाथ पर सर ने पूछा, मतलब सर गोरखनाथ पे मैं बताना चाहा, लेकिन सर के क्वेश्चन नहीं, आपने बताना चाहा और बताया, इसमें बड़ा अंतर है। उनका प्रश्न बहुत सीधा था कि गोरखपुर में गोरक्षनाथ कौन थे। आप संक्षेप में समझाइए 30 सेकंड में। तो शैव संप्रदाय के भीतर गोरखनाथी कनफड़े एक साधुओं का की जमात का संप्रदाय है, जिसका मठ गोरखपुर में है। नेपाल और भारत में समान रूप से गोरख जो तांत्रिक साधना का पक्ष था, उसमें शैव तांत्रिक साधना में गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ प्रमुख है। इतना कहना बहुत है। उसके बाद अगर बात आगे बढ़ती है तो कहिए, नहीं बढ़ती है तो न कहिए। ओके सर, थैंक यू सर। और कास्ट वाले क्वेश्चन पर भी आप बड़ा आइडियलिस्ट रेस्पॉन्स दे रहे थे कि कास्ट है नहीं, हाँ, बस पॉलिटिक्स में। और मुझे ये तो थोड़ा उत्तर और अटपटा लगा था, यदि आप अनुमति दें, जब आपने कहा कि लेखपाल गांव के स्तर पर विवादों का निपटारा भी करता है, तो वो मुझे समझ में नहीं आता कि आपकी मैजिस्ट्रियल पावर्स भी कुछ है। जहां मेरा जन्म हुआ है उत्तराखंड में, वहां थानेदार नहीं होते थे अभी हाल तक, पटवारी को क्रिमिनल चार्ज भी था, तो उस स्थिति में तो वो भूमिका निभाता था जो थानेदार की होती नहीं सर, थी। क्रिमिनल नहीं सर, जैसे कि हाँ। सरकारी जमीन पर अगर किसी का कब्जा हो या सरकारी जमीन से संबंधित कोई विवाद हो तो वो लेखपाल से। नहीं, सरकारी जमीन पर अगर अतिक्रमण है तो लेखपाल उसको खुद अपने स्तर पर निपटा सकता है। नो सर, अपने स्तर से नहीं, लेकिन वो उसकी रिपोर्ट करता है। हाँ, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उससे अधिक तो आप नहीं कर सकते ना। Yes, तो भूमि विवादों का निपटारा तो आप नहीं कर सकते ना। नहीं, एक बार इसका स्पष्ट उत्तर दीजिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर सिर्फ हमारे पास ये पावर होता है कि अगर किसी के पास सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, आप रिपोर्ट तो भेजें उसकी कि उसको रिपोर्ट खाली आता है। कराया जाए। हाँ, उसकी खाली ठीक कराएं। है, यही मैं आपको कहना चाह रहा था। आप अगर कुछ इनको राय दें या मुझे बस वही लगता है कि आप 6 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, मुझे लगता है आपका ज्यादातर इंटरव्यू जो है वो आपके लेखपाल की हाँ। जॉब पे काफी ज्यादा तक सेंट्रिक होगा। मैं आपसे करप्शन के बारे में भी बातचीत करना चाहती थी, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर में जब भी हम रेवेन्यू की बात आती है तो करप्शन की बात भी कहीं ना कहीं आ जाती है। तो क्यों ऐसा है, क्या हम उसको कर सकते हैं उसको कर्व करने के लिए? कास्ट सिस्टम पे जैसे एमिनेंट मेंबर्स ने ऑलरेडी बताया कि आप ये विचार तो ले ही नहीं सकते, मतलब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं कर सकते कि है ही नहीं प्रिवलेंट। वी ऑल नो इट इज प्रिवलेंट। और आप सोशियोलॉजी के भी स्टूडेंट है। लेकिन मैम ये है कि उसकी व्यवस्था काफी हद तक कम हुई है अभी वर्तमान में। ये आपके व्यक्तिगत अनुभव को हम लोग तो अपवादी मानेंगे। काफी कम हुई है, काफी शब्द भी गैर जरूरी है, और कम हुई है को प्रमाणित करना आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी यदि आप ऐसा कहेंगे। नहीं, आप कोई भी स्टैंड ले सकते हैं, बट देन यू हैव टू जस्टिफाई इट। देन यू हैव टू, वही मैंने कहा, आपको प्रमाणित करने की जिम्मेदारी फिर आपकी है। और मुझे लगता है कि आपका मैक्सिमम ये गोरखपुर जो आपका ये जो वहाँ का मठ है, जो और वहाँ पे इंसिडेंट पीछे हुए हैं, अभी एक इंसिडेंट भी हुआ है पीछे, और आपका मेजर तो आपका लेखपाल डिजिटल रिकॉर्ड्स, और एक जैसे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने आपसे, आप इसके अंदर ये भी बता सकते हैं कि और स्टेट्स ने डिजिटल रिकॉर्ड्स के अंदर में ई भूमि प्रोजेक्ट है आपका, जो और प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी आप बताइए कि आपका, और आपको परसेंटेज स्टैटिस्टिक्स हो जरूर होना चाहिए। जनरली जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि
वो बोल देते हैं जनरलाइज स्टेटमेंट की बजाय अगर आप स्टैटिस्टिक्स के साथ बताएंगे कि हमारे यहाँ पे इतना एरिया है या इतना परसेंट एरिया अभी तक इतना हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, इतने एकड़ हमारे आ चुका है, सम परसेंटेजेस मतलब सम स्टैटिस्टिक्स शुड बी गिवन। आप मुझे ऐड करेंगे? नहीं ठीक है, तो हिंदी साहित्य से कोई बात उठी, कंपोजिंग पोएट्री पर भी जैसे बात उठेगी, इसको आप बढ़िया सॉर्ट आउट कर लीजिए। हाँ, ये नहीं कह सकते कि मित्रों ने राय दी थी। वो जवाब तो बिल्कुल ना दीजिएगा, आप दीजिएगा कि लिखते समय मेरा तात्पर्य यह था, ऐसे कह के और बता दीजिएगा मेरा तात्पर्य यह था। अगर बोर्ड कहे कि ऐसा हो सकता है तो क्षमा मांग लीजिएगा कि संभवतः इसका ये अर्थ भी हुआ, बट उस समय मुझे एकदम से ऐसा महसूस नहीं हुआ। ठीक है ना, मित्र वाली बात मत लिखिएगा कि उन्होंने कहा तो मैंने उनके नकल टिप के यहाँ लिख दिया। लास्ट टाइम आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? लास्ट टाइम में मेरे से क्वेश्चन नवोदय विद्यालय पे थे, जवाहर नवोदय विद्यालय पे क्वेश्चन थे। जो सुसाइड वगैरह हुआ बच्चों को, उसके बारे में था कुछ सवाल? मैम क्वेश्चन ये थे कि आप हॉस्टल लाइफ के क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान है, आपकी लाइफ पे क्या चेंजेस आए। उसके बाद मेरी कविताएं कुछ 2 उन्होंने सुनी थी, और करंट अफेयर्स पे सवाल थे। उस टाइम पे संसद में चल रहा था, क्लास नहीं हो रही थी, उस पे क्वेश्चन थे। हिंदी लिटरेचर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे सवाल थे, और बीएचयू के हिंदी डिपार्टमेंट पे सवाल थे। और बीएचयू के हिंदी डिपार्टमेंट पे क्यों सवाल थे? आपने तो शायद इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रखी है। सर मैं क्योंकि 2014 से 2016 तक मैं बीएचयू से ग्रेजुएशन कर रहा था। उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन था कि आपका ग्रेजुएशन में 6 साल क्यों लगे, तो उस क्वेश्चन के जवाब में मैंने अच्छा, आप बीएचयू में रह चुके हैं? यस सर। वहां से आपने ग्रेजुएशन नहीं किया? सर पूरा नहीं हो पाया? यस सर, तो इसलिए बीएचयू पे सवाल थे। और सर उसके अलावा मैं लेखपाल में फील्ड वर्क मैंने किया नहीं है बहुत ज़्यादा, मैं ऑफिस अटैच ज़्यादा रहा हूँ, मैं अदर काम किया हूँ, इसलिए मेरे पास लेखपाल की बहुत जानकारी नहीं थी। तो वहाँ मेरे से मैंने जो काम किए थे लेखपाल में, उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि आप क्या क्या किए हैं और क्या आप अभी करते हैं, तो उस पर फिर उन्होंने सवाल पूछे थे। कब है इंटरव्यू? कब है आपका? 27 अप्रैल। 27 अप्रैल। तो गुड लक टू यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नमस्ते नमस्ते।